नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। आज की चर्चा का विषय है भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनुवाद का महत्व। The topic for discussion of today is importance of translation in Indian perspective। और ये विषय अनुवाद सिद्धांत एवं परंपरा शीर्षक पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है। इस पाठ्यक्रम का ये चौथा वीडियो है। This is fourth video of the course pertaining to translation theory and tradition। ये पाठ्यक्रम अनुवाद अध्ययन में MA कार्यक्रम का एक हिस्सा है और उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। आज की चर्चा का विषय है भारतीय संदर्भ में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनुवाद का महत्व। आज की चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु है भारतीय भौगोलिक परिप्रेक्ष्य और अनुवाद, भारत की बहुभाषिकता और अनुवाद। The main points of discussion for today's topic are linguistic perspective of translation in India, geographical perspective of India and translation, cultural perspective of India and translation, administrative perspective of India and translation, and legal and judicial perspective of India and translation। तो हम मुख्यतः जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे बिंदु हैं भारत की भौगोलिक सीमाएं और अनुवाद, भारत की बहुभाषिकता और अनुवाद, भारत का सांस्कृतिक संदर्भ और अनुवाद, भारतीय साहित्य का अनुवाद, भारत के प्रशासनिक कार्य और अनुवाद, विधिक परिप्रेक्ष्य में अनुवाद। इन मुद्दों पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे और हम बताने की कोशिश करेंगे कि अनुवाद कितना प्रासंगिक है और कितना महत्वपूर्ण है। जैसा हम जानते हैं कि भारत बहुविधि प्रवृत्ति का देश है। मल्टीप्लिटी इसकी एक तरह की कोर फीचर है। इसका जो बहुकोणीय पक्ष है, ये इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। क्या बहुकोणीय पक्ष है? बहुकोणीय पक्ष ये है कि कोई एक भाषा नहीं, यहाँ बहुभाषिकताएं हैं। एकल संस्कृति नहीं है। किसी एक संस्कृति को हम एक धार्मिक संस्कृति को हम भारतीय संस्कृति नहीं कर सकते। ये संस्कृतियों का संपुज्य है, ये कंपोजिट कल्चर है। ये बात सही है कि दूसरों से ये जुड़े हुए हैं, एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में ये जुड़े हुए हैं। तीसरी बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो भारत का है उसमें भी मल्टीप्लिसिटी है। ये जो बहुलता है ये अनुवाद के साथ कैसे जुड़ती है, यहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, ये भी बहुकोणीय है, त्रिस्तरीय है। इसको समझने की कोशिश करें और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो अनुवाद क्या भूमिका निभाता है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय साहित्य की संरचना और उसके निर्माण में, उसकी प्रकृति में और उसके उत्पाद में अनुवाद कितना महत्व रखता है, उसकी क्या उपयोगिता होती है, इसको समझने की कोशिश करती है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारत का विविध और बहुआयामी भौगोलिक परिप्रेक्ष्य। अब कहेंगे कि इससे अनुवाद का क्या सरोकार है, क्या लेना देना है, वो हम बताने की कोशिश करते हैं। अनुवाद का संदर्भ इसलिए बनता है कि जो पॉपुलेशन है उसका सीधा सीधा संबंध कम्युनिकेशन से होता है। जनसंख्या का सीधा जो सरोकार है वो संवाद से होता है। और जो भारत की भौगोलिक सीमाएं हैं, भौगोलिक प्रकृति है, ज्योग्राफिकल फीचर्स है, वो इतनी बहुकोणीय और विविध रूप में है। कहीं ऊंची पहाड़ियां हैं, कहीं चट्टानें हैं, कहीं बहुत गहरी खाइयां हैं,
और कहीं समतल भूभाग है। और इस सभी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उसका कहीं ना कहीं उनकी बोली से, उनकी भाषा से और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स से, संप्रेषण क्षमता से, संप्रेषण कौशल से उसका सीधा सरोकार होता है। और इस सीधा सरोकार को समझने के लिए हमें जानना होगा कि अनुवाद कितना उपादेय है हमारे लिए, अनुवाद हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसको समझने के लिए हम दूसरे ढंग से देखते हैं। मान लीजिए कि जैसे भाषा को समझने वाले जो जानकार हैं, जो भाषा विज्ञान के शिक्षार्थी हैं, वो जानते हैं कि मुख की प्रवृत्ति, मुख लाघव हो या कोई शब्द कैसे जो है साइलेंट में बदल जाता है, कहीं वो ज्यादा प्रकट होता है, कहीं वो ये है कि जिस भौगोलिक सीमा में लोग रहते हैं उनके बोलने की सुविधा के अनुसार मुख सुख की प्रवृत्ति आ जाती है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कुछ शब्दों के उच्चारण ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। कर क्यों नहीं सकते? क्योंकि उनकी जो शारीरिक संरचना बनती है उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण वो भिन्न प्रकृति की हो जाती है। तो इसलिए उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण करना मुश्किल हो जाता है। और धीरे धीरे जब ये स्थिति दिखाई देती है तो एक तरह की प्रवृत्ति बन जाती है, एक टेंडेंसी बन जाती है। उस टेंडेंसी को समझने के लिए जानना होता है कि ट्रांसलेशन में ये कैसे रिलेवेंट होता है। अब इसको हम दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करें। अगर एक भाषा में मान लीजिए कि गढ़वाली, उदाहरण के तौर पर गढ़वाली में कही गई किसी बात को हम समझने की कोशिश करें और हम बताएं कि कैसे वो मान लीजिए कि किसी मैदानी भाषा, उदाहरण के लिए गढ़वाली का कोई ब्रज भाषा के ब्रज भाषा के जो भाषाविद है, भाषाविद ही नहीं बल्कि ब्रज भाषा भाषी व्यक्ति से उसका संपर्क होता है तो वो कैसे संवाद करता है। तो जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल है उसमें ये डिफरेंस आता है। और वो डिफरेंस किस तरह से आता है? वो डिफरेंस आता है कि उसकी जो कल्चरल हेरिटेज है उसके साथ उसका क्या जुड़ा। और इसलिए भौगोलिक वैविध्य के कारण जो भाषा की प्रकृति है वो भी बदल जाती है। जब भाषा की प्रकृति बदल जाती है तो उनके बीच जो संवाद होता है वो अंतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ मीनिंग होती है, मैसेज कन्वर्जन होता है। उस पूरी प्रक्रिया में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारे लिए ट्रांसलेशन हैज बिकम इंडिस्पेंसिबल, पर्टिकुलरली इन ए कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी है। हो सकता है कि कोई ऐसा देश हो जहाँ एक ही भाषा, दो भाषा, तीन भाषा है तो उसमें अनुवाद की जरूरत ना पड़े, सब लोग एक दूसरी भाषाओं को समझते हो और आसानी से। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण के लिए हम लोग आजकल ऐसी शैली में आ गए हैं, मान लीजिए कि एक हिंदी भाषी एक अंग्रेजी भाषी दोनों मिल जाते हैं तो फिर उनको किसी ट्रांसलेटर की, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है? कि वो अपनी सहजता से उस भाषा में बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश की स्थिति ये है कि यहाँ एक ब्रिज लैंग्वेज की जरूरत है, ये सेतु भाषा की जरूरत है। वो क्या हो सकती है? वो सेतु भाषा कभी कभी तो हिंदी होती है, कभी अंग्रेजी होती है और कभी कभी और कुछ नहीं बल्कि अनुवाद होता है। अनुवाद सेतु भाषा के रूप में कैसे भूमिका निभाता है इसको समझने के लिए यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब हम भिन्न प्रकृति के लोगों से मिलते हैं, भाषा की प्रकृति वहाँ की भौगोलिक सीमाओं से जुड़ करके बनती है, तो सिर्फ और सिर्फ संवाद का एक सूत्र अनुवाद के माध्यम से बनता है। अब हम उसकी दूसरी प्रकृति की चर्चा करें। वो दूसरी प्रकृति है भारत की बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। ये बहुभाषिकता क्यों है? आप जब हम देखते हैं कि भारत के भौगोलिक सर्वेक्षण के साथ साथ जब भाषाई सर्वेक्षण की चर्चा की जाती है, अभी एक पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया हुआ है, वो एक एनजीओ ने करवाया है। लेकिन इसके पहले भारत में ग्रेशन के दौर में, अंग्रेजी शासन काल में भारत का भाषाई सर्वेक्षण इतने व्यापक स्तर पर हुआ था। वैसे संक्षेप में हर 10 वर्षों पर जनगणना होती है तो भाषाओं का सर्वेक्षण होता है, लेकिन इतने व्यापक पैमाने पर
जब इससे पहले नहीं हुआ था। लगभग 150 साल बाद ये स्थिति आई थी। तो हम संक्षेप में कहें, लगभग 3000 छोटी बड़ी भाषाएं दुनिया भर में हैं, और ऐसा माना जाता है कि 300 से अधिक भाषाएं और बोलियां भारत में हैं। और इनमें जो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को घोषित कर दिया गया है, उनको आधिकारिक भाषाएं बता दिया गया है। और उन आधिकारिक भाषाओं के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें कि क्या स्थिति है। तो हम बताने की कोशिश करते हैं कि उन 22 भाषाओं को जब आधिकारिक भाषा बना दिया है, संघ की भाषाएं बन गई हैं, वो ऑफिशियल लैंग्वेज 8th शेड्यूल भारत की 8वीं अनुसूची में जो निर्धारित भाषाएं हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया तो नहीं है, लेकिन नोटिफाइड लैंग्वेजेस ऑफ शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया जरूर है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब उनके संपोषण की व्यवस्था करता है, संघ उनके संपोषण की व्यवस्था करता है। उसके लिए अकादमियां बनती, उसमें साहित्य रचे जाते हैं, उसमें लिखने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, उसके बीच संवाद का आदान प्रदान होता है। तो ये घोषित भाषाएं हैं। अब इन भाषाओं के बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा वो कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनुवाद के माध्यम से होगा। तो इसको उस ढंग से समझने की कोशिश करें कि ये जो पर्सपेक्टिव है ये अनुवाद को कितना महत्वपूर्ण बनाता है, कितना सार्थक बनाता है, कितना जो है उपादेय बनाता है। तो इसको तीसरे ढंग से भी समझने की कोशिश करें कि ट्रांसलेशन के बिना कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो एक दूसरे की संस्कृति से हमारा जुड़ाव नहीं होगा। जुड़ाव नहीं होगा तो हम उसकी सीमाओं को, उसकी विशेषताओं को नहीं समझ सकते हैं। तो हम इसके माध्यम से, कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से, एक ट्रांजैक्शन के माध्यम से हम नेशनल आइडेंटिटी और नेशनल इंटीग्रिटी तथा राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा, इन विषयों को भी जोड़ करके देख सकते हैं कि कैसे संभव है। ये हमारे लिए जरूरी है कि ये अनुवाद को सही ढंग से अगर निभाया जाए तो इसका सरोकार बनता है। हम अगर समय मिला तो नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी से ट्रांसलेशन का क्या रिलेशनशिप है उसकी भी संक्षेप में चर्चा करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि अनुवाद सामरिक दृष्टि से भी कितना महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्वहन के लिए कितना उपयोगी है, इसकी भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी उसके पहले हम अन्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए इंडियन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो मान लीजिए कि नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं, पूर्वोत्तर की भाषाएं, उनके बीच जो साहचर्य है और उत्तर भारत की भाषाएं या दक्षिण की भाषाएं, उनके बीच जो साहचर्य है, ये एक तरह की सिस्टर लैंग्वेजेस फैमिलीज कही जा सकती हैं। उनके बीच साहचर्य हो तो उसको समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए अनुवाद एक सार्थक भूमिका कैसे निभा सकता है कि उड़िया और बांग्ला, मान लीजिए इनके हवाले से कहें तो इन दोनों भाषा भाषियों के बीच में एक तरह की भाषाई सुरक्षा दिखाई देती है और उनके शब्दों से, उनकी अभिव्यक्ति शैली से और वाक्य विन्यास से वो थोड़ा परिचित होते हैं, इसलिए उनको एक दूसरे की भाषा समझने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन फिर भी अनुवाद तो होता है। अब इसके बताने का हमारा क्या सरोकार? इसका सरोकार सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब हम एक तरह की फैमिलियर लैंग्वेज पर्सपेक्टिव में देखते हैं, यानी सिस्टर लैंग्वेजेस के बीच में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें दूसरी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो इजी और कंफर्टेबल टास्क होता है, जबकि आसान और सहज ढंग से निभाया जाने वाला कार्य होता है। जबकि हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं, मान लीजिए कि यूरोपीय भाषाएं, विदेशी भाषाओं के बीच भारतीय भाषाओं से जब अनुवाद की गति पकड़ती है, दोनों के बीच में अंतरण होता है, रूपांतरण होता है, अनुवाद होता है, तो उसकी प्रकृति ठीक भिन्न हो जाती है, अलग हो जाती है। इसको हमें समझने की जरूरत है। अब
हमें यह भी देखने की जरूरत है कि भारत की जो स्थिति है उसमें बहुभाषिकता के साथ साथ बहुसांस्कृतिकता है। बहुसांस्कृतिकता किस रूप में? मान लीजिए द्रविड़ भाषाएं, आर्य भाषाएं, संस्कृत और द्रविड़ में समानता असमानता के बिंदु आप खोज सकते हैं। भारतीय भाषाओं और तमिल तेलुगु के बीच में कितनी यानी हिंदी और तमिल तेलुगु के बीच में कितना संवाद है और कितना साहचर्य है, कितना वैवेद्य है, इसको हम देख सकते हैं। तो उनके बीच जब अनुवाद की संस्कृति कायम आती है, काम करने की जरूरत पड़ती है, तो हमें कितनी सुविधा होती है, कितनी असुविधा होती है, ये भी देखने की जरूरत है। उदाहरण के लिए हम देखें कि अगर भोजपुरी और मैथिली के बीच में अनुवाद करना हो तो कितना सहज हो जाता है। उसी तरह से अगर तमिल और तेलुगु में अनुवाद करना हो तो बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं हो। लेकिन अगर तमिल और मराठी में करना हो, अगर हिंदी और तमिल में करना हो, तो ये अंतर भिन्न हो जाता है। इस अंतर को समझने के लिए हमें और दृष्टियों से भी इस पर विचार करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि इसका कल्चरल पर्सपेक्टिव है, संस्कृति भिन्न हो जाती है। वहाँ के पहनावे, रूप आकार जो भाषाओं का है, लोगों का है, की संरचना है, और जो उनका एक्सप्रेशन है वो भिन्न होता है। उनकी लाइफस्टाइल कैसे भिन्न हो जाती है, और इसलिए कभी कभी लगता है कि भारत में भी एक वैविध्य है। एक सूत्र है जो माला की तरफ विभिन्न धागों को जोड़ता, विभिन्न फूलों को जोड़ता है, लेकिन उस सूत्र में कहीं चमेली है, कहीं गेंदा है, कहीं गुलाब है, जो अपनी अपनी प्रकृति में भिन्न है। और भारतीयता जो इंडियननेस है उसको एक तरह की वेवलेंथ के साथ ले जाता है, एक ही समान धर्मिता के साथ उसको जोड़ता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये एक सूत्रता कैसे स्थापित होगी? तब होगी जब हम एक दूसरे की संस्कृति को समझें। और संस्कृति को कैसे समझेंगे? कि वहाँ के जो कल्चरल कनोटेशंस है उसको समझें। इसको बताते समय मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो जो उसके मुख्य ग्रिड्स होते हैं, एंड्रे लेफेयर के हवाले से कहें, एक कॉन्सेप्चुअल ग्रिड होता है और दूसरा टेक्सचुअल ग्रिड होता है। तो कॉन्सेप्चुअल ग्रिड में हम बताने की कोशिश करते हैं कि किसी भी शब्द की संरचना क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका वैशिष्ट्य क्या होता है, उसके आयाम क्या होते हैं, उसके स्वरूप में विभिन्न चीजें क्या होती हैं, इसको समझने की जरूरत है। और जब हम ये समझ लेते हैं तो हम इनहेरेंट मीनिंग यानी बिटवीन द लाइंस जो मीनिंग है उसको समझने की जरूरत होती है। जैसे किसी वाक्य संरचना को पढ़ करके हम सिर्फ और सिर्फ जिसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वास्तव में वक्ता कहना क्या चाहता है, लेकिन अगर हम उसके प्रीटेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट को समझें, प्रीटेक्स्ट का मतलब ये होता है उसकी पृष्ठभूमि। जैसे मान लीजिए हम कोई बायोपिक देखते हैं, कोई जीवन परक साहित्य पढ़ते हैं, किसी संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम जानते हैं कि वास्तव में वहाँ की संरचना क्या है। मैं अपने उदाहरण से एक बात बताता हूँ, चीज ज्यादा स्पष्ट होगी। मैं एक बार कोचीन में गया और वहां हमने चर्चा की तो पता चला कि वहां मानसून जो है, वर्षा काल बहुत कष्टकारी होता है, त्रासद समय होता है, ट्रेजिक होता है, और वहां लोग उससे प्रसन्नता बिल्कुल नहीं जाहिर कर पाते, बहुत दुखी होने की स्थिति होती है। और शरद ऋतु यानी जो विंटर है वहां बहुत प्लेजेंट होता है। अब चर्चा के क्रम में मेघदूत की चर्चा हुई, कालिदास के मेघदूत की। मेघदूत क्या है कि मेघ को दूत बना करके और जो है चर्चा की जाती है कि कैसे वहां जो है यक्ष यक्षुणी एक दूसरे के भीतर प्रेम प्रसारण की चर्चा करते हैं। यानी आषाढ़ का पहला दिन, आषाढ़ से प्रथम दिवस है, यानी आषाढ़ का पहला दिन आता है तो हर्ष उन्माद भर जाता है। लेकिन वहां बताया गया कि वर्षा ऋतु बहुत कष्टकारी होती है। तो वर्षा के साथ जो प्रेम, जो उल्लास, जो हर्ष इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देता है। खास तौर से अगर हम देखें
अगर उसी कालिदास के मेघदूत का संदर्भ ले तो लगता है कि वर्षा के साथ जीवन का उल्लास भर गया, लेकिन वहां वो स्थिति नहीं आती। तब क्या होता है? तब लगता है कि शायद उनके साथ छल होगा, उनके साथ ये एक तरह की आयरनिकल हो जाएगी अगर उसको उल्लास का पर्व बताएं। तो इसलिए फिर क्या है, वर्षा उनके लिए उपयोगी नहीं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट को हम ना समझें और मान लीजिए हम व्याख्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं किसी ऐसे टेक्स्ट से जो उस पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं, तो शायद हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, तो हम उनके कल्चरल कॉनोटेशंस को नहीं समझ पाएंगे। इसी तरह एक और दूसरे उदाहरण से हम अपनी बात स्पष्ट करेंगे। वो उदाहरण मैं देता हूं कि प्रेमचंद हिंदी ही नहीं दुनिया के सब महत्वपूर्ण कथाकार हैं और उनकी एक कहानी है पूस की रात। उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है ऑन ए विंटर्स नाइट। अब उसको समझने की कोशिश करें कि पूस की रात में पूस बहुत कष्टकारी, बहुत पीड़ादायक, बहुत ही तकलीफ वाली कारुणिक रात होती है, और कैसे उसमें हल्कू जो है वो उसमें परेशान होता है, उसकी जो सोता है किसी तरह से उसकी आंख लग जाती है तो फसलें नष्ट हो जाती है, और वो उसकी रक्षा करने के लिए ही गया था। तो ये बहुत कष्टकारी है, कैसे कैसे हड्डी कांप जाती सर्दी से। ये पूस की रात की स्थिति, खासतौर से उत्तर भारत में अभी भी स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। पूस का मतलब कि जनवरी की जो रात है, दिसंबर जनवरी के समय में पूस आता है, ज्यादातर दिसंबर में, कभी कभी जनवरी में। तो अब दिसंबर में जो सर्दी की रात होती है कितनी कष्टकारी होती है, कितनी भयावह होती है, कितनी दुखद होती है, उसको समझने के लिए प्रेमचंद की कहानी गवाह बन जाती है। लेकिन अब फिर मैं वही कोचीन की या केरल की बात करें, वहां पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि वहां तो सबसे प्लेजेंट वेदर क्या होता है, विंटर्स डे। वहां कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल इतनी जो है तब गर्मी धीरे धीरे लगने लगती है कि आपको आपकी एयर कंडीशनिंग फैसिलिटीज की भी जरूरत पड़ जाती है। तब क्या है, एसी चलाने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसका अर्थ है कि वहाँ बहुत सुखद, सबसे ज्यादा अच्छा मौसम वहाँ वही होता है, और उत्तर भारत के लिए ये कष्टकारी है। तो अब वो फीलिंग, वो एम्बियंस वो नहीं ले पाएंगे, तब नहीं ले पाएंगे जब तक वो उस उत्तर भारत की संस्कृति से परिचित नहीं हुए। तो ये जो कल्चरल डायकॉटमी है, ये जो सांस्कृतिक व्यतिरेक है, इसको समझने के लिए हमें जरूरी है कि उस कल्चरल पर्सपेक्टिव को समझें, और ट्रांसलेशन करते समय हम उस कल्चरल पर्सपेक्टिव पर ध्यान दें, यानी ट्रांसलेशनल यूनिट को कल्चर माने। अब कहेंगे कि अनुवाद की इसमें क्या उपयोगिता है? अनुवाद इसलिए उपयोगी है क्योंकि अनुवाद की पूरी प्रक्रिया इसी संरचना में बनती है कि अनुवाद एक भाषा ही नहीं, एक संस्कृति, एक लोक धर्म का अंतरण करता है, और इस अंतरण की प्रक्रिया में वो जितना सफल होगा उतना ही ज्यादा सार्थक योगदान कर सकेगा अनुवादक, और अनुवाद अपनी भूमिका उसमें निभाएगा। इसको तीसरे ढंग से भी हम समझने की कोशिश करें कि ट्रांसलेशन एक सिर्फ शब्दों का अंतरण नहीं है, एक शब्द के बदले दूसरा शब्द लिख देना नहीं है। ये ऐसा नहीं कि दीवार से जब एक ईंट निकाली तो पूरी दीवार खड़खड़ा जाती है, ऐसी भी स्थिति होती है। तो शब्दों को किस तरह से ढंग से चुना जाए और अंतरित कर दिया जाए, ये भी देखना होता है। आइए रिचर्ड्स के हवाले से हम कहें तो वो कहते हैं कम्युनिकेशन वैसे नहीं होता है जैसे एक व्यक्ति अपनी जेब से सिक्का निकालता है और दूसरे का हाथ में देखता है, पूरी तरह 100% डिलीवरी हो जाती है। तो ये जो है ऐसा कम्युनिकेशन संभव नहीं है। तो जब कम्युनिकेशन के रूप में ये संभव नहीं है तो ट्रांसलेशन के रूप में कैसे संभव होगा? इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रांसलेशन एक ऐसा आकार है, एक ऐसी कार्यशील स्थिति है कि ये ट्रांसलेशन के माध्यम से हम बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम शब्दों के माध्यम से ही नहीं बल्कि एक संस्कृत के रूपांतरण की प्रक्रिया का भी संचरण करते हैं, उसमें विकास करते हैं। अब हम आते हैं भारतीय साहित्य के अनुवाद की। भारतीय साहित्य के अनुवाद, जैसे मैंने बताया कि यह संभव ही नहीं होता अगर
अनुवाद नहीं होता तो प्रेमचंद का गोदान दक्षिण भारत तक नहीं पहुंचता, और यू आर अनंत मूर्ति का संस्कार जैसा उपन्यास हम लोगों को समझ में नहीं आता। हमने रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा नहीं पढ़ा होता, और हमने जो है अक्करमासी नहीं पढ़ा होता मराठी का। ये सिर्फ अनुवाद के माध्यम से ही संभव होता है। तो अनुवाद एक ऐसा सेतु बन जाता है जो विभिन्न भाषाओं में लिखे हुए साहित्य को उपलब्ध करा देता है। आज मैं केवल भारतीय संदर्भ में अनुवाद के महत्व की चर्चा पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, इसलिए विदेशी उदाहरणों को हम उद्धृत नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय संदर्भ से ही देखें तो रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि अगर दूसरे भाषा में अनुदित नहीं होगा उसको कौन समझ पाएगा। हमने अभी चर्चा की, हम आनंद मठ की चर्चा करें, हम गोरा की चर्चा करें, हम गीतांजलि की चर्चा करें, केवल और केवल अनुवाद के माध्यम से ही एक भाषा से दूसरी भाषा में ये संप्रेषित हुई है, पहुंची है, और उसको समझने का तरीका मिला है। इसी तरह से अब हम संक्षेप में कुछ बिंदुओं को जरूर शामिल करना चाहेंगे, इसलिए दूसरे भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें क्या अनुवाद की स्थिति है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में हम जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया लिखा गया है, यानी देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी। और इसके साथ साथ 8 अनुच्छेदों में 53 से लेकर 343 से लेकर 351 तक हिंदी की स्थिति की चर्चा की गई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जब तक हिंदी की को पूरी तरह से अपनाया नहीं जा सकेगा तब तक अंग्रेजी उसके साथ साथ राजभाषा होगी। और व्यावहारिक स्थिति क्या है कि संघ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी है, और उसके भी विपरीत ये है कि ज्यादातर अंग्रेजी में पत्र व्यवहार होते हैं। तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है इसमें ट्रांसलेशन करने की जरूरत है, पड़ जाती अंग्रेजी में लिखे गए किसी भी पत्र का हिंदी में अनुवाद करना। और उस संरचना में बताया गया है 3 काइंड्स ऑफ स्टेट्स आर देयर, ए बी सी, 3 का खा गा 3 ग्रुप में इनको बताया गया है। हिंदी भाषी क्षेत्र जिसमें 10-11 प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये सब प्रदेश जो हैं हिंदी भाषी प्रदेश है। उसके अलावा खा वर्ग में जैसे गुजरात और महाराष्ट्र इत्यादि, और गा वर्ग में जो दक्षिण भाषी राज्य हैं जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इत्यादि। तो इनमें संचरण की क्या व्यवस्था हो, कैसे कम्युनिकेशन हो, जो ऑफिशियल लेटर्स हो वो कैसे जाए। तो ये व्यवस्था है कि जो ए श्रेणी के का वर्ग के राज्य हैं उनमें हिंदी में ही पत्र व्यवहार होगा, उसके साथ साथ अंग्रेजी में जाएगा अनुवाद। खा वर्ग में अंग्रेजी में पत्र जाएगा और हिंदी अनुवाद जाएगा, और गा वर्ग में जो है वो अंग्रेजी में पत्र जाएगा और हिंदी में उसका अनुवाद। खा वर्ग में का वर्ग में स्थिति ये है कि हिंदी में ही पत्र संवाद होगा। खा वर्ग में है कि हिंदी में संवाद होगा किंतु अंग्रेजी में अनुवाद जाएगा, और गा वर्ग के राज्यों की स्थिति ये है कि अंग्रेजी में पत्र व्यवहार होगा और उसका हिंदी अनुवाद साथ जाएगा। तो इस तरह से ये संरचना बन गई कि एक तरह से दोनों भाषाओं के बीच अनुवाद तो निश्चित है। तो इसके लिए अनुवाद की प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। ऑफिशियली इस ट्रांसलेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ टेस्ट को समझने के लिए अनुवाद की प्रक्रिया की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा जैसे 2 भाषाओं के बीच में अनुवाद करना हो, उनके बीच पत्र व्यवहार करना हो, तो क्या करेंगे, एक भाषा से दूसरी भाषा में कैसे प्रस्तुत करना है। वो भी मान लीजिए तमिल से तेलुगु में जाना है तो भी तो अनुवाद के माध्यम से ही जाएगा। तो इसलिए प्रशासनिक कार्यों के सुलभ संचालन में सहजता पूर्वक से संचालित करने में अनुवाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अंत में हम चर्चा करेंगे एक और पक्ष की कि जुडिशियल सिस्टम में जो ट्रांसलेशन की उपयोगिता है उसकी।
न्यायिक व्यवस्था में, न्याय प्रणाली में क्या है। जैसे आदेश आते हैं, जहाँ अंग्रेजी में आदेश है उसको हिंदी में रूपांतरित करके जाना चाहिए, और जहाँ हिंदी में है वो अंग्रेजी में जनता तक कैसे पहुंचाया जाएगा। अभी सर्वोच्च न्यायालय में और ज्यादातर उच्च न्यायालयों में न्याय की भाषा अंग्रेजी है। उच्च न्यायालयों में कहीं कहीं व्यवस्था कर दी गई है कि वहाँ की स्थानीय शासन द्वारा, राज्यपाल द्वारा ये घोषित कर दिया जाए कि वहाँ की राजभाषा में न्याय लिखे जाएंगे, दिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अनुवाद की प्रक्रिया की तो जरूरत है, जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, तो इसलिए ट्रांसलेशन का इम्पोर्टेंस उसमें भी बढ़ जाता है। और इस तरह से भारत के विविध स्वरूप को देखते हुए अनुवाद एक महत्वपूर्ण कार्य बन करके उभरता है। उसकी उपयोगिता इतनी है कि वो लगभग अपरिहार्य घटना बन जाती है, इट इज इंडिस्पेंसिबल एक्ट हो जाता है। उसके बिना कार्य संभव ही नहीं है। कल्पना कीजिए कि अगर कुछ पल के लिए अनुवाद की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए तो भारत के बीच संवाद लगभग गतिरोध उत्पन्न करने की स्थिति तक आ जाएगा। देयर वुड हैव बीन ए स्पीड ब्रेकर व्हेन if a process of translation is stopped even for a while in India, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है वो इस तरह से है कि इसमें मल्टीप्लिसिटी है और उसके कितने डायमेंशंस है। इस डायमेंशंस में सभी आयामों को देखते हुए अनुवाद के महत्व पर हम निश्चित रूप से बल दे सकते हैं और निसंकोच कहा जा सकता है कि अनुवाद का महत्व अत्यधिक है और अनुवाद एक तरह की अपरिहार्य स्थिति के रूप में कार्य करता है। अनुवाद एक तरह का अपरिहार्य कार्य भारत के संदर्भ में है। तो आज की चर्चा को हम यही विराम देंगे और फिर हम चर्चा अगले विषयों पर करेंगे। धन्यवाद।